Hello everybody, welcome back. In this video we are going to discuss 7th class geography part and the topic is air. SST का topic है and this is the topic is air. ठीक है, एयर क्या है? जो हमारा अर्थ है ना, हमारा जो अर्थ है वो सराउंड है नंबर ऑफ एयर से, ठीक है, नंबर ऑफ गैसेस से। और इन्हीं एयर को या फिर कह सकते हैं कि जो एयर प्रेजेंट है उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट। बहुत बड़ा ब्लैंकेट है अर्थ। किसका ब्लैंकेट? किसका है? एयर का। एयर से ढका हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ, जो भी लिविंग बींग्स हैं, जो सांस लेते हैं, जिंदा इंसान है, ठीक है, जिंदा चीज़ है, जो इंसान है, जो वो क्या है? अर्थ के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? एटमॉस्फेयर के ऊपर। अगर एटमॉस्फेयर ना हो अर्थ के ऊपर, क्या हम जीवित सरवाइव कर पाएंगे? क्या इस पे जो हवा है, नंबर ऑफ गैसेस हैं इसके आसपास, ये ना हो तो क्या हम जी पाएंगे? द क्वेश्चन इज नो, वी नेवर सर्वाइव। इट प्रोवाइड अस द एयर। जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें एयर होती है, एयर लाइक ऑक्सीजन होती है, ठीक है, जिसको हम ब्रीथ करते हैं, इन करते हैं। आउट हमारे अंदर से जो गैस निकलती है दैट इज़ कार्बन। तो जो पशु होते हैं या फिर ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन को छोड़ते हैं। अगर प्लांट्स उसको ऑब्जर्व ना करें, उसको लेना, तो क्या वो कार्बन का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस। ओके, तो ब्लैंकेट विदाउट दीज ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, और वी वुड बी बेक अलाइव बाय हीट ऑफ सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। कह रहा है कि भाई अगर ये ब्लैंकेट ना हो ना, अगर एटमॉस्फेयर में बैलेंस्ड मात्रा में ये गैसेस ना हो, तो हमारा जो दिन होगा वो बहुत ही गर्म होगा और रात बहुत ठंडी होगी, जैसे कि मरकरी ग्रह पे होता है, ठीक है। दिन के टाइम वो बहुत ही गर्म होगा और रात के टाइम वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। तो अर्थ इज़ द प्लैनेट वेयर चीज़ें बैलेंस में हैं, बैलेंस में गैसेस प्रेजेंट हैं यहाँ पर। सो द मासेस ऑफ एयर, जो मास है, जो उसकी वेलोसिटी है, या फिर कह सकते हैं कि जब उसको वेट नापेंगे उसका, तो वो क्या है? जो कि मेट कर रहा है टेम्परेचर को अर्थ पे बराबर। मतलब कि एक तरीके का अर्थ पे ये जो एयर है इसका रेलिवेंस या फिर एटमॉस्फेयर का रेलिवेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि कितनी गैसेस प्रेजेंट हैं। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि एयर जो है वो हम लेते हैं, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, है ना। तो एक्चुअली इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। बहुत सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। दो प्रकार की गैसेस होती है जो कि बल्कनेस में है। बल्क मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, बल्कि फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में। तो जो जिसको हम बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये जो गैसेस है ना ये कम फाउंड होती हैं। बट दो ऐसी गैसेस होती हैं जो कि ज़्यादा मात्रा में हैं, जो कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये दो ऐसी गैसेस होती हैं जो ज़्यादा पाई जाती हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में है। मतलब कि तुम देखो ना कि ये नाइट्रोजन है वो 78% है और ऑक्सीजन क्या है? 21%। तो मोस्ट ऑफ, अगर हम देख रहे हैं 100 में से, तो 78% जो है वो नाइट्रोजन ही ले रहा है और 21% जो है ऑक्सीजन है। तो 1% ही हम देख पा रहे हैं जो कि क्या है? क्या ये जो बची कुछ गैसेस हैं, जो आर्गन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, है ना, ये गैसेस हैं। ये कम गैसेस मतलब लेसर क्वांटिटी में हमें देखने को मिलती हैं।
बल्कि अगर हम देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर ये ना हो तो शायद अर्थ के ऊपर जीवित व्यक्ति नहीं रह पाएगा। तो इन गैसेस का के अलावा और क्या क्या है एटमॉस्फेयर में? तो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, सॉरी हमने अभी बात की कि गैसेस बहुत ज़्यादा है, तो अब इसके अलावा क्या है? टाइनी डस्ट पार्टिकल्स। जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि जैसे हम सफारी करते हैं या फिर हम ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पे मिट्टी बहुत है, तो ऐसे वो उड़ती हुई हमें दिखती हैं सन की रेज की वजह से कि कुछ पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल्स जो है, ठीक है। ऑल्सो प्रेजेंट इन एन एयर, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। पाई चार्ट्स जो हमें बता रहा है कितनी परसेंटेज में कौन सी गैसेस हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आर्गन है, अदर गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये हमारी गैसेस हैं। और डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, अदर्स में आ जाती है, ठीक है। और जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा है, तो इसको पढ़ना हमारा लिए पहला इम्पोर्टेंस होगी कि नाइट्रोजन कितना इम्पोर्टेंट है। व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं मतलब कि सांस लेते हैं अंदर, तो इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन, राइट। तो ऑक्सीजन के साथ साथ हम नाइट्रोजन भी क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, ठीक है। इनटू आवर लंग्स, हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स के थ्रू ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को चलाते हैं ना। तो अगर जो सांस हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये किसकी वजह से? लंग सिस्टम्स, ठीक है। तो नीड नाइट्रोजन फॉर द सर्वाइवल। अब देखो कि जो प्लांट्स है ना, उसको नाइट्रोजन की बहुत ही सख्त ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको नाइट्रोजन चाहिए ही होती है फॉर द सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए नाइट्रोजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम ये तो जानते हैं कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होती है, वी पीपल्स कांट लिव विदाउट, एंड अर्थ पे ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो हम बहुत ऐसे सब कुछ पता है हमें। कार्बन हम छोड़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, प्लांट ले लेते हैं। बट नाइट्रोजन इट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एयर या फिर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो मतलब नाइट्रोजन क्या करती है, मतलब प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली। अब देखो कोई भी प्लांट है, ठीक है, जैसे ये प्लांट है, वो अगर ये नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में तो होती है, वो डायरेक्टली नहीं ले सकती, ठीक है। ये नाइट्रोजन किसके द्वारा लिए जाते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा लेते हैं। बैक्टीरिया होगा, ऐसा बैक्टीरिया होगा जो नाइट्रोजन डायरेक्टली लेगा और इसको ट्रांसफॉर्म, इसकी फॉर्म चेंज करके सॉइल में डाल देगा। तो सॉइल से कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे सॉइल्स में नाइट्रोजन चेंज फॉर्म में जो सॉइल में जाती है और प्लांट उसका यूज़ करते हैं फॉर द सर्वाइवल। यहाँ पे लिखा ही है जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट क्या करती है, नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, वो क्या लेते हैं? बैक्टीरिया उसको लेते हैं, दे दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट ऑफ द सम प्लांट्स। कि जो प्लांट्स होता है ना, उसकी जो सॉइल होती है उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ग्रैब करते हैं और उसको जो चेंज करके वो प्लांट्स को देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा ही है, आप देख सकते हैं, दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। नाइट्रोजन लेते हैं एयर से और इसको चेंज करते हैं, उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं और प्लांट उसका यूज़ करते हैं। इस तरह से हम नाइट्रोजन को भी कह सकते हैं कि भाई वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें इसकी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन तो हमें पता ही है कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली 21% जो है ऑक्सीजन है हमारे एयर में, इन द एयर। ह्यूमंस एंड एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और ब्रीथ करते हैं, ठीक है, अंदर इनहेल करते हैं। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें सनलाइट के थ्रू वो अपना खाना बनाती है और उसके थ्रू वो कुछ गैसेस भी इनहेल करती है, ठीक है। और इस ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस, जब वो खाना बनाने की प्रक्रिया कर रहे होते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन जो है कंटेंट जो है वो एयर में होता है। एयर में अगर ग्रीन प्लांट्स ना हो तो क्या एयर है? सॉरी, एयर ऑक्सीजन है। इफ़ वी कट ट्रीज, हम ट्रीज से ही मैक्सिमम ऑक्सीजन लेते हैं। जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर रुकना बंद हो जाए तो क्या ऑक्सीजन वो छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। ऑब्वियसली ऑक्सीजन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है या फिर वो जितने अमाउंट में हमें दिखती है वो नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। इस तरह से जो कंटेंट है वो रिमेन रहता है एयर में। ठीक है, कॉन्स्टेंटली हम देखते हैं कि एयर होती है। इफ़ वी कट ट्रीज, अगर हम ट्रीज को कट करेंगे तो जो बैलेंस होता है, जैसे हम कंटिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं, कार्बन छोड़ रहे हैं, कार्बन रिलीज़ कर रहे हैं। ना सिर्फ हम इंसान रिलीज़ कर रहे हैं बल्कि हमारे आसपास की जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कंस्टेंटली क्या कर रहे हैं, CO2 को रिलीज़ कर रहे हैं। अगर ग्रीन प्लांट यहाँ नहीं हो तो यहाँ से जो बैलेंस है वो बंद हो जाएगा। CO2 और क्या कहते हैं ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है ग्रीन प्लांट्स की वजह से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है CO2 जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। तो ग्रीन प्लांट जो है वो कार्बन को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और फूड बनाते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ ना करें तो उनका फूड बनेगा नहीं। ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स उसका इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन और जो एनिमल्स हैं उसको रिलीज़ करते हैं। इस तरह से जो है इक्वल अमाउंट में प्लांट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, विच मेक द परफेक्ट बैलेंस। अगर इन दोनों में बैलेंस बना रहेगा, मतलब कि यहाँ पे प्लांट क्या कर रहे हैं, अपना फूड फोटोसिंथेसिस क्रिएट कर रहे हैं और वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं, ह्यूमंस कार्बन रिलीज़ कर रहा है। अब देखो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, ये कम हो गई ना, प्लांट्स अब क्या हो रहे हैं, टाइम के साथ वो बूढ़े भी हो जाते हैं, तो उससे जो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो रही है वो इतनी कम हो रही है। हम इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप ज़्यादा कर रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा चला रहे हैं। अगर इसकी ज़्यादा चीज़ हो गई तो इस पर प्रेशर पड़ेगा ना, ये इन्वायरमेंट पे प्रेशर पड़ेगा। ये कम हो गए, ये कम हो गए तो ऑक्सीजन कम आएगी। कार्बन जब ज़्यादा फॉर्म में हो गई तो इससे क्या होगा, बैलेंस जो है वो इनबैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, हाँ, कह रहा है कि अगर ये बराबर रहे, आपस में बैलेंस बना के रखा है इन्होंने कि प्लांट भी उतने हैं और लोग भी उतने हैं, तो क्या होगा, बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस बना रहेगा। अगर एक भी चीज़ ज़्यादा ऊपर कम हो गई तो यहाँ पे जो है प्रकृति फिर बदला लेगी एक तरीके के। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग। अब जैसे मैंने बात की कि अगर ज़्यादा बर्निंग हो जाएगी, ज़्यादा कोल जलाया जाएगा या फिर ज़्यादा हम फैक्ट्रीज खोल देंगे या फिर ज़्यादा अलार्मिंग रेट पे हम कुछ इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से इम्पैक्ट किस पे आता है, हमारे ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होने पे। ठीक है, तो इस तरह से दे एड बिलियंस ऑफ द टन्स कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। इस तरह से हर साल हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो रिलीज़ हो रही है बिलियन टन्स में, और इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो क्लाइमेट है या फिर वेदर है उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये जो पोस्टर है, ये ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस इशू इन द टूडेज वर्ल्ड। आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च कर रहे होते हैं, CO2 लेवल बढ़ चुका है ना, इतने सालों में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लोगों को हीटअप हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। इस तरह से जो आर्टिकल्स बन रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कर रहा है बट साथ साथ तुम देख रहे हो
यहाँ पे प्रॉब्लम्स कितनी क्रिएट हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे ही कारनामे की वजह से। तो ये है। अब यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जब हम एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं, ठीक है, अवर एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 5 लेयर्स में डिवाइडेड है अर्थ की सरफेस। फ्रॉम अर्थ सरफेस से हम देखते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मो एंड हेक्सो। तो इस तरह से 5 लेयर्स हैं। सबसे पहले जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर शुरू होती है। जैसे कि अगर हम अर्थ की बात करें, ठीक है, ये तो अर्थ तो ब्लू ब्लू ही हो गया, यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि हम ये अर्थ की बात लें, जो अर्थ है, ठीक है, इसके पहली जो लेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, फिर हमारी आती है थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। इस तरह से जो हाइट है उसकी कितनी है, कितने किलोमीटर दूर है। तो जैसे कि ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ये पहली लेयर होती है जो कि अर्थ की सरफेस के साथ कनेक्टेड होती है। इट्स एवरेज हाइट जो होती है वो 13 किलोमीटर होती है, इतना हमें पता है। द एयर वी ब्रीद एग्जिस्ट हेयर, जो हम एयर लेते हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ऑल द वेदर फेनोमेना, जो भी वेदर फेनोमेना, रेनफॉल हो रही है, हेल स्टॉर्म हो रहा है, फॉग होती है, हम वेदर फेनोमेना जो भी हो रहा है ना, जैसे कि बारिश हो रही है, यू नो, ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, या फिर ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ये सारे वेदर फेनोमेना जो है वो हम ट्रोपोस्फेयर में देखते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर इस सेकेंड लेयर होती है जो कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखो, ये जो माउंट एवरेस्ट है ना वो हमारा ट्रोपोस्फेयर में फाउंड होता है। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर है तो माउंट एवरेस्ट हो गया, वेदर फेनामेना हो गया, कोई भी बारिश का होना, है ना, ये सारी चीज़ें हम ट्रोपोस्फेयर में देखते हैं। जब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर लेयर ख़त्म हो जाती है, इसकी जो इसकी जो लेयर होती है, जो फिर जहाँ फिर डेंसिटी होती है वो ख़त्म होती है, उसको हम पॉज कह देते हैं। मतलब पॉज मतलब रुक जाती है, ट्रोपो पॉज हो गई, ठीक है। उसके बाद जो लेयर शुरू होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर कितने किलोमीटर दूर है वो हम देख लेते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है 50 किलोमीटर चली जाती है, जहाँ की हमने बात की 13 किलोमीटर ऊपर, अर्थ की सरफेस से 13 किलोमीटर ऊपर जो है वो ट्रोपोस्फेयर होती है। अब 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अब देखो इसकी हाइट 50 किलोमीटर है और ये जो लेयर होती है ना इसमें ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फेनामिना मेकिंग कंडीशन मोर आइडियल फॉर फ्लाइंग एयरप्लेन्स। देखो अब यहाँ पे जो हमने बात की थी कि जो बादल हैं या फिर बारिश है, वेदर फेनामिना है, वो ट्रोपोपॉज के अंदर अंदर ही हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं ना जब एरोप्लेन्स जो होते हैं वो आसानी से उड़ पाते हैं। और हम देखते हैं जब खिड़की से, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी होंगी लोगों की कि जिसमें लोग अपनी खिड़की से डाल रहे होते हैं, तो जो क्लाउड्स होते हैं ना, क्लाउड्स वो हमेशा हमें एरोप्लेन्स के नीचे ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी भी एयर का डिसबैलेंस हो सकता है। तो एरोप्लेन जो है जहाँ पर प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे, एक ही जहाँ पे वो उड़ाना चाहे वहीं जाए एरोप्लेन। इसीलिए जो एरोप्लेन होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में फाउंड होता है। वी सी दिस स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 50 किलोमीटर तक चला जाता है और यहाँ पर कोई भी वेदर फेनामेना या क्लाउड्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। उसके ऊपर आइडियल प्लेस होती है जहाँ पे प्लेन्स अच्छे आराम से तरीके से चल पाए, कोई भी डिसबैलेंस ना हो, है ना। एरोप्लेन्स हमेशा स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। अब स्ट्रेटोस्फेयर की एक ख़ास इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर हमें ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। मतलब कि ओजोन गैस होती है ना, जो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर ओजोन गैस बनते हैं, जो कि एक परत होती है। परत मतलब कि एक लेयर होती है ओजोन गैस की, ठीक है।
we have just learned how it protects us from harmful effects of sun rays. अब ये जो गैस होती है ना, ओजोन गैस, यहाँ पे ये सन है, ठीक है, सन की जो रेज होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की, यहाँ पे ये क्या है, ओजोन गैस है, यहाँ पे सन है। सन क्या करता है, अपनी कुछ ऐसी हार्मफुल रेज होती हैं जो कि अच्छी रेज नहीं होती हैं, जो कि अगर वो अर्थ इससे ट्रांसफ़र हो जाए ना, तो हमारे अर्थ पे जहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ठीक है, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। और ये जो यूवी रेज, इस रेज को क्या बोलते हैं, यूवीवी रेज, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर को, इफ़ेक्टिव मतलब कि इफ़ेक्ट डालती हैं। तो इसलिए जो ओजोन गैस होती है ना, वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, कुछ रेज जो होती हैं, हार्मफुल रेज होती हैं, वो वापस भेज देती हैं सन के पास, वो एंटर करने ही नहीं देती। तो इसलिए इसको प्रोटेक्टिव लेयर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स से हमें बचाती है। तो इसलिए जो ओजोन लेयर होती है या फिर ओजोन गैस होती है, जो कि हमें क्या करती है, बचाती है हार्मफुल रेज से, सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं। अब तीसरी जो लेयर है वो मीजोस्फेयर होती है। मीजोस्फेयर जो होती है 50 किलोमीटर से, जो स्ट्रेटोपॉज जो है हमारा, स्ट्रेटोपॉज कहाँ पे आ रहा है, 50 किलोमीटर पे। तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक, मतलब कि लगभग 20 किलोमीटर ऊपर हमें मीजोस्फेयर पाया जाता है। ये थर्ड लेयर होती है, ये बाय वी कैन अंडरस्टैंड, थर्ड लेयर होती है, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। ये किसके ऊपर से होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के। और यहाँ इस लेयर का इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे उल्का पिंड जो होते हैं ना, मीटरॉइड्स होते हैं, जो वो बर्न अप होते हैं इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से आते हैं, जो हमारे जो अंतरिक्ष होता है ना, उसमें कुछ मीटरॉइड्स होते हैं जो कि अगर वो गिरते हैं तो वो लेक्स बना देते हैं, मतलब कि वो एक तरीके का गोला, या फिर कह सकते हो कि ऐसे मीटरॉइड्स होते हैं जो कि अगर अर्थ पे गिरते हैं ना, कभी कभी वो अर्थ के अंदर भी आ जाते हैं, है ना। इसमें मीटरॉइड्स होते हैं, मीटरॉइड्स जो होते हैं वो उल्का पिंड कहलाते हैं, एक तरीके के वो बर्न कर देते हैं किसी एरिया को, ठीक है। तो जैसे कि अर्थ पे भी उल्का पिंड गिरे हुए हैं, जो कि क्या करते हैं, एक खड्डा कर देते हैं, या खड्डा द सेंस की लेग बना दी, जैसे कि ये अर्थ है, तो यहाँ पे अगर कोई उल्का पिंड गिर गया तो ये एक होल बना देगा, एक जगह खोद देगा एक तरीके का, तुम्हें डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है अगर ये, ठीक है, कुछ एरियाज़ में गिरते, पर्टिकुलर एरियाज़। तो यहाँ पे मीटरॉइड्स गिरते हैं जो कि बर्न करते हैं, जो कि स्पेस से आते हैं, ठीक है। आगे आता है थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर जो है वो लास्ट सेकंड लेयर है। और थर्मोस्फेयर से बाय वर्ड वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे गर्मी या फिर टेम्परेचर की बात हो रही है। और थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रेपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हाइट पे हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो थर्मोस्फेयर बाय लेयर का मतलब से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत हीट है। तो रैपिडली यहाँ पे जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हमें प्राप्त हो रही है। आइनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इसमें आइनोस्फेयर होती है, आयंस आपने पढ़े होंगे साइंस में, आइनोस्फेयर इसका पार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि हम सिग्नल्स की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इस लेयर्स में कम्युनिकेशंस हम देख पाते हैं, जैसे कि आयंस के द्वारा हमें पता चलता है, आपस में वो टकराते हैं, जिसकी वजह से हमें सिग्नल्स पता चलते हैं, ठीक है। और इट एक्सटेंड बिटवीन द 80 to 40, आप देखो कितना, मतलब कितनी दूर किलोमीटर है। तो इसकी जो स्फेयर है, इसका जो एरिया है वो 80 to 400 किलोमीटर्स है। इस लेयर्स में रेडियो ट्रांसमिशन होता है, जो सिग्नल्स हम देखते हैं ना, एंटीना से हम लगाते हैं ब्रॉडकास्ट चैनल, या फिर कोई बहुत सारी सैटेलाइट्स हम देखते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं इन आयंस से टकरा के, वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट बैक करती हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, जिससे हमें चैनल्स का पता चलता है, बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स के बारे में पता चलता है, रेडियो सिग्नल्स आते हैं, है ना। कहते हैं ना कि ये जो है ना टावर्स नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, देखते हैं। तो ये जो जो कनेक्शन है ना, ये इस लेयर से आता है, जो लेयर का नाम है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में हम देखते हैं, ठीक है, थर्मोस्फेयर बाय वर्ड वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे रेडियो सिग्नल्स हो गए।
अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जोस्फेयर। तो ये अपर मोस्ट लेयर होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ये एग्जोस्फेयर जो होती है ना वो स्पेस के साथ कनेक्टेड हो जाती है। मतलब कि इसके बाद कोई लेयर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद स्पेस आ गई और स्पेस में किसी ने इतना वो जाके देखा नहीं है कि उसके बाद भी कोई लेयर है। तो इसको लास्ट स्पेयर, लास्ट कह सकते हैं कि लास्ट लेयर अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, और इसको इसको एग्जोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ये थिन होती है, बहुत पतली होती है, और लाइट गैसेस यहाँ पे हमें फाउंड होती है। अब सेवन्थ क्लास को हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें हीलियम हीलियम गैसेस और हाइड्रोजन फ्लोट कर रही होती है, और स्पेस में यहाँ से मतलब कनेक्टेड होता है। तो स्पेस मतलब कि हीलियम और हाइड्रोजन जो गैसेस होती हैं वो बहुत हल्की गैसेस होती हैं, जो मतलब कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी आपकी। फॉर द 10 days नोट, अब यहाँ पे कुछ करने के लिए बोला गया है कि 10 दिनों के लिए नोट करो कि तुम्हारे जो वेदर रिपोर्ट है तुम्हारे लोकल न्यूज़पेपर में कैसे है, और ऑब्ज़र्व करो कैसे चेंजेस हम देख पा रहे हैं वेदर में। तो एक्टिविटी है एक तरीके का कि देखो कि 10 दिन तक देखो कि आपके एरिया में कैसा वेदर रिपोर्ट आ रही है। देखो अभी जनवरी का समय है, ठीक है, तो जनवरी में कैसा वेदर हो रहा है, 10 दिन तक तुम उसको इवेलुएट करो। रात में कैसे उसकी वेदर कंडीशंस हैं, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है ना, क्या वो अपने हिसाब से चल रहा है, रेनफॉल तो नहीं है। तो एक तरीके का तुम्हें लोकल न्यूज़पेपर से वेदर रिपोर्ट्स को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसको समझने की कोशिश करनी है कि कौन कौन से चेंजेस देख पा रहे हो। ठीक है, बाकी ये ग्लोबल वार्मिंग का क्या कनेक्शन है इसके साथ। अब देखो, व्हेन एयर इज़ हीटेड इट एक्सपेंड बिकम्स लाइटर एंड गोज अप। जैसे कि अगर हवा हवा गर्म कैसे होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो हवा अपने आप गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, और जब ये बोल रहा है कि जब ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो वो लाइट हो जाती है ना, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और डेंसिटी कम हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ भागती है, और जब वो ऊपर की तरफ, जैसे कि हम वाटर साइकिल भी देखें तो वाटर साइकिल में क्या होता है कि जब ओशन का पानी वेपर बन जाता है तो वो ऊपर उठता है, ऊपर उठ के वो बादल बन जाता है। तो वैसे ही वो बता रहा है कि जैसे एयर हीट होती है तो वो एक्सपैंड करती है, इट बिकम्स लाइटर, लाइट हो जाती है, और गोज अप, ऊपर जाती है। कोल्ड एयर इज़ डेंसर। अब जैसे ठंडियों के समय में हमें रात को भी ठंड लग रही होती है तो जो एयर होती है उसकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, इसलिए हमें ठंड लग रही होती है। जैसे ही हम कोई हीटर यूज़ करते हैं तो वहाँ से जो डेंसिटी है वो कम 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 होती चली जाती है वहाँ से। ठीक है, तो जो कोल्ड एयर होती है ना उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई द टेंड टू सिंक डाउन। ओके, when hot air rises, cold air from the surrounding area rush there to fill the gap. That is how air circulation take place. एयर का